नमस्कार, सुप्रभातम। सफलता प्राप्त करने के लिए समय और शिक्षा का सुनियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय वो अमूल्य संसाधन है जो बीतने के बाद कभी वापस नहीं आता। तो वहीं शिक्षा एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को ज्ञान और कौशल प्रदान करता है, जिससे वो अपने जीवन में प्रगति कर सकता है। समय के महत्व पर चर्चा के साथ ही कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। मैं हूं लता, आपके साथ। जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए समय का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। समय का सदुपयोग करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में अनुशासन और नियमितता बनाए रखनी चाहिए। कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करनी चाहिए और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए। देखते हैं आज का समय सूचक पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, मंगलवार, रोहिणी नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। तो आप देख रहे थे आज का पंचांग, और अब शिक्षा और व्यवहार के महत्व को समझते हैं और देखते हैं आज का सुभाषित। जिसके समस्त कार्य कामना और संकल्प से रहित है, उस ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानीजन पंडित कहते हैं। The wise call him a sage, for whatever he undertakes is free from the motive of desire, and his deeds are purified by the fire of wisdom. और अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा का। वेदों के वास्तविक अर्थ के ज्ञान के लिए जिन साधनों की उपयोगिता अपेक्षित होती है, उन्हें वेदांग कहा जाता है, और उनमें से एक है शिक्षा वेदांग। आइए आज के प्रभाग में जान लेते हैं शिक्षा ग्रंथों की महत्ता हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। इष्ट प्राप्त्यनिष्ट परिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। जो ग्रंथ अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट वस्तु के परिहार के लिए अलौकिक उपाय को बतलाता है, वह वेद है। बात करें यदि वेदांग की, तो वेदों के वास्तविक अर्थ के ज्ञान के लिए जिन साधनों की उपयोगिता अपेक्षित होती है, उन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग वेद के अर्थ तथा विषय को समझाने के लिए नितांत उपयोगी होते हैं। पाणिनीय शिक्षा के वेद पुरुष के अंगों के रूप में 6 वेदांगों का वर्णन है। छंद वेद पुरुष के पैर हैं, कल्प हाथ हैं, ज्योतिष नेत्र है, निरुक्त कान है, शिक्षा नासिका है और व्याकरण मुख है। बात करें यदि शिक्षा वेदांग की, तो कहा गया है स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। अर्थात वह विद्या जो स्वर वर्णादि उच्चारण के प्रकार का उपदेश दे, वह शिक्षा है। वस्तुतः वेद की अध्ययन पद्धति है कि सर्वप्रथम गुरु के द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तथा छात्र उसका अनुसरण करता है। वेद मंत्रों के सम्यक उच्चारण हेतु शिक्षा वेदांग के 6 अंगों का ज्ञान परमावश्यक होता है। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंग या 6 विचार्य विषय बतलाए हैं। स्वर, वर्ण, मात्रा, बल, साम और संतान। वर्ण अकार ककार इत्यादि वर्ण, स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरित, ह्रस्व दीर्घ प्लुत मात्रा, और वर्णों के उच्चारण, स्थान और प्रयत्न
बल और वर्णों के शुद्ध उच्चारण या कहें कि दोषों से रहित गुणों से युक्त शुद्ध उच्चारण को साम और वर्णों की सन्निधि को संतान कहा है। उपलब्ध शिक्षा ग्रंथ 35 हैं, जिनमें मुख्य शिक्षा ग्रंथ हैं ऋग्वेद की पाणिनीय शिक्षा, शुक्ल यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य शिक्षा, कृष्ण यजुर्वेद की व्यास शिक्षा, सामवेद की नारद शिक्षा और अथर्ववेद की नारदीय शिक्षा। इसके अतिरिक्त भारद्वाज शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, पराशर शिक्षा आदि ग्रंथ भी शिक्षा ग्रंथ हैं। सभी शब्द वर्णनात्मक हैं तथा यही वर्ण आगे चलकर उच्चारण का स्वरूप धारण कर लेते हैं। वेदों में जो उच्चारण की विधा है वही शिक्षा है। इस शिक्षा के अभाव में विद्या या ज्ञान का व्यावहारिक स्वरूप लाभ प्राप्त करना संभव नहीं है। यही शिक्षा की मौलिकता है। इस शिक्षा वेदांग का उच्चारणगत दोषों को निरस्त करते हुए गुणों का सन्निवेश करना ही परम प्रयोजन है। हमारी प्राचीन भारतीय वैदिक परंपरा में वेद मंत्रों के शुद्ध उच्चारण की प्रक्रिया के लिए शिक्षा वेदांग के अंतर्गत पाठकों की 2 श्रेणी निर्धारित की गई है, जिनमें पहली है उत्तम पाठक और दूसरी अधम पाठक। इसको स्पष्ट करते हुए पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है, गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमाः माधुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थश्च षडेते पाठकाः गुणाः। वस्तुतः वेदांगों की परिकल्पना जिस रूप में वेदार्थ परिज्ञान के लिए ऋषियों ने की, उसमें शिक्षा का अन्यतम स्थान है, क्योंकि इसके बिना वेद का शुद्ध उच्चारण संभव नहीं है और शुद्धोच्चारण के बिना वेदार्थ ज्ञान तक नहीं पहुंचा जा सकता। स्वर की त्रुटि से होने वाले दोष की ओर भाष्यकार ने भी संकेत किया, इंद्र शत्रु गर्धस्व कह करके। अतः शिक्षा ग्रंथों का महत्व वेद ज्ञान के लिए, वेदार्थ ज्ञान के लिए और वेद के शुद्ध उच्चारण के लिए बहुत ही ज्यादा है। प्रारंभ में वेदांग स्वतंत्र विषय न होकर वेदाध्ययन के विशिष्ट उपयोगी साधन थे, परंतु बाद में वेद मंत्रों के उच्चारण के ज्ञान के लिए, शुद्ध शब्दार्थ ज्ञान के लिए, विनियोग के लिए, काल निर्धारण के लिए व छंदों के ज्ञान के लिए वेदांगों का अध्ययन आवश्यक हो गया और वेदांग स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित और पल्लवित हुए। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। मलेरिया पैरासाइट से होने वाला रोग है जो मच्छर के काटने से होता है। जगह जगह पानी इकट्ठा होने व उनमें मच्छर के पनपने से मलेरिया होने की संभावना अधिक होती है। आइए जानते हैं कि मलेरिया के बचाव के लिए क्या करना चाहिए। किरण भारद्वाज की विशेष रिपोर्ट में। मच्छर के काटने से कई रोग होने की संभावना होती है। उन्हीं में से एक है मलेरिया। मलेरिया पैरासाइट से होने वाला रोग है। ये संक्रमित मच्छर के काटने से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कुछ मामलों में इसमें गंभीरता बढ़ सकती है। जब एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो परजीवी मच्छर में पहुंच जाते हैं और मच्छर संक्रमित हो जाता है। फिर वही संक्रमित मच्छर जब किसी सामान्य व्यक्ति को काटता है तो मलेरिया परजीवी उस व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और उसके जिगर यानी यकृत में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर परजीवी अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जब परजीवी परिपक्व हो जाते हैं तो वो यकृत छोड़ देते हैं और लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं। साथ ही व्यक्ति के रक्त प्रवाह में फैल जाते हैं। मच्छर के काटने के 10 से 15 दिन की अवधि में व्यक्ति में मलेरिया के लक्षण नजर आने लगते हैं। हमारा प्राइमरी मकसद मलेरिया को कंट्रोल करना और मलेरिया को इरेडिकेट करना है। इसके लिए पब्लिक में अवेयरनेस और पब्लिक को कम्युनिटी के अंदर हमारा खुद का पार्टिसिपेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मलेरिया के आमतौर पे जो लक्षण देखने को मिलते हैं,
इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है जो कि 2 से 3 घंटे तक रहता है। बुखार आमतौर पर पसीने के साथ उतर जाता है। यूजली फीवर 1 दिन छोड़ के 1 दिन के बाद आता है, कई बार तीसरे दिन, कई बार चौथे दिन भी फीवर आता है। जब भी तेज़ बुखार होता है, ये आमतौर पे मलेरिया की तरह मलेरिया का ही होता है जो कि 2 से 3 घंटे रहता है और पसीने के साथ उठता है। इसमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना मलेरिया के लिए टेस्ट करवा के मलेरिया के लिए स्पेसिफिक मेडिकेशन से कंप्लीट क्योर है वो करना चाहिए। कुछ वेरिएंट मलेरिया के होते हैं जो कि आपके ब्रेन को या किडनी को और कई बार दूसरे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करते हैं। उस सिचुएशन में हमें थोड़ा सा अलार्मिंग सिम्टम्स मिलते हैं और कई बार यहाँ तक कि घातक भी हो सकता है मरीज के लिए। तेज बुखार होने पर विशेषज्ञ की सलाह अनुसार मलेरिया की जांच करवाई जाए तो सही समय पर सही उपचार मिल सकता है। मलेरिया परजीवी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ का संक्रमण जल्द ठीक हो जाता है, वहीं कुछ परजीवी गंभीर लक्षण उत्पन्न करते हैं, जिससे व्यक्ति में कई जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। मलेरिया गंभीर होने पर व्यक्ति में सेरेब्रल मलेरिया, गंभीर रक्त अल्पता या एनीमिया, रक्त शर्करा के स्तर की कमी, फेफड़ों में पानी भरना और एक्यूट रीनल फेलियर जैसी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। हमें मॉस्किटो बाइट से अपने आप को बचाना चाहिए। उसके अंदर यदि देखा जाए तो हमें फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए और सुबह शाम जब पार्क में स्पेशली बच्चे खेलते हैं तो उनको भी फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाने चाहिए। घर के अंदर नेट यूज़ करना चाहिए, दरवाज़ों पे भी नेट लगे होने चाहिए और इस तरह से हम मॉस्किटो की ब्रीडिंग प्लेसेस पे भी जाके वहाँ पे ऑयल स्प्रिंकलिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी ब्रीडिंग हो और साथ में अपना एटमॉस्फेयर साफ रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें, तो इस तरह से हम मलेरिया को कंट्रोल कर पाएंगे। मच्छरों के काटने से बचने के लिए सावधानी आवश्यक है। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर गंदे पानी में पनपते हैं, इसलिए घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे एनोफिलीज मच्छर को पनपने से रोका जा सके और मलेरिया से बचाव हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो मलेरिया से बचने के लिए बताए गए सभी उपायों का आप पालन कीजिए। कार्यक्रम में अभी हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। तो ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। योग एक सदियों पुरानी कला है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने में सहायता की है।
आमतौर पर योग को शरीर के व्यायाम से संबंधित माना जाता है, लेकिन योग केवल शारीरिक व्यायाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति के दिमाग को भी मजबूत और स्वस्थ बनाता है। तो आइए आज के योग प्रभाग में देखते हैं फैटी लिवर के लिए उपयोगी यौगिक क्रियाएं। आज हम बात करते हैं फैटी लिवर के बारे में। आजकल फैटी लिवर बहुत कॉमन हो रहा है, तो आज हम 3 आसन सीखेंगे जो फैटी लिवर में बहुत लाभदायक है। आइए समझते हैं कैसे करना है। दोनों पांव को सीधा कर देना है, घुटनों को सीधा रखना है, बैक को भी सीधा रखने की कोशिश करनी है। अब धीरे से अपने राइट घुटने को मोड़ लेंगे और धीरे धीरे राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से उसे अंदर की तरफ प्रेस करना है, उसे पुश करना है, घुटने को चेस्ट पे लगाने की कोशिश करनी है। बैक को जितना हो सके सीधा रखेंगे, ऐसे ढीला नहीं छोड़ेंगे पर उसको सीधा रखने की कोशिश करेंगे। ये घुटने को प्रेस करने से यहाँ राइट साइड में एक अच्छा अब्डोमिनल कंप्रेशन आता है, जो हमारे अब्डोमिनल ऑर्गन्स स्पेशली लिवर को बहुत हेल्प करता है। यहाँ 10 सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे लेफ्ट हैंड से अपने राइट घुटने को अंदर दबाएंगे, राइट हैंड से अपने हाथ को पीछे लेकर जाते हुए ट्विस्ट करना है। धीरे धीरे अपर बॉडी को पीछे लेके जाते हुए जितना कंफर्टेबली आप ट्विस्ट कर सकते हैं उतना करेंगे। जैसे जैसे ट्विस्ट करेंगे, एक हाथ से अपने चेस्ट की तरफ अपने थाइस को लगाते रहेंगे और दूसरे साइड से अपने आप को ट्विस्ट भी करते जाएंगे। आप देखेंगे एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है आपके ग्लूट्स को, आपके थाइस को, आपके चेस्ट को। धीरे से वापस सीधा देखेंगे, रिलैक्स करते हुए वापस आ जाएंगे और राइट लेग को सीधा करेंगे। यही चीज हमें लेफ्ट साइड से भी रिपीट करनी है। बेंड करेंगे लेफ्ट घुटने को, अच्छे से हक करके प्रेस करेंगे, अर्ध पवन मुक्त आसन जैसे। फिर धीरे धीरे राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को होल्ड करेंगे टाइटली और धीरे से लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाते हुए बैक को सीधा रखते हुए स्पाइन को ट्विस्ट करते जाएंगे। जैसे ट्विस्ट करेंगे, ये हाथ से अपने घुटने को और चेस्ट में लेके जाएंगे। एक्सेल करते हुए पीछे 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 ट्विस्ट करेंगे। एक अच्छा स्पाइन को ट्विस्ट मिलता है और अपने अब्डोमिनल ऑर्गन्स को एक अच्छा कंप्रेशन मिलेगा। धीरे से वापस सेंटर में आना है और हाथों को छोड़ते हुए पाँव को सीधा करना है। अब अगले स्ट्रेच के लिए हम सिंपल सुखासन में आ जाएंगे। कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोस्चर या सुखासन में रुकेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को आगे स्ट्रेच करते हुए आगे की तरफ जाना है। जितना हो सके आगे जाएंगे, हल्का एल्बो रिलैक्स करते हुए पूरी तरह से नीचे जाना है। यहाँ कुछ देर रुकना है। जब नीचे जाएं तब कोशिश करके अपने बटक्स को नहीं उठाना है, तो बटक्स को जमीन पे लगाते हुए और चेस्ट को और हैंड्स को खींचते हुए आगे की तरफ लेकर जाना है। हेड को ड्रॉप कर देना है और थोड़ी देर यहाँ रुकना है। जब यहाँ रुकेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अब्डोमिनल मसल्स को बहुत अच्छा कंप्रेशन मिल रहा है। इस कंप्रेशन में थोड़ी देर नॉर्मल सांस में रुकेंगे और धीरे से सर को उठाते हुए अपने हाथों को पीछे स्लाइड करते हुए वापस सेंटर में आ जाएंगे। तो ये आसन प्रैक्टिस कीजिए और बताइए आपको कैसे लगा। आइए जानते हैं कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। फैटी लीवर आजकल काफ़ी आम बात हो गई है। आजकल की हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि बैठे बैठे हम ज़्यादा काम करते हैं। लीवर को स्टिमुलेट करने की ज़रूरत है और उसके लिए ज़रूरी है करेला रेगुलरली खाएं, जब भी सीज़न हो तब तो खाएं, और जब सीज़न ना हो तो कड़वे नीम के पत्ते वो उसका जूस बना के ले लें या उसको काली मिर्ची के साथ चबा लें, लेकिन ये पेट में रेगुलर जाना ही चाहिए। और चलना, थोड़ा धूप में बैठना, ये सब तो फायदा करेगा ही, तो कोशिश जारी रहे, लिवर को हेल्दी रखना ही चाहिए। नमस्कार। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, योग करते रहिए। और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात भाषा शिक्षण की करते हैं। आज की संस्कृत पाठशाला में जन्माष्टमी और दही हांडी की शुभकामनाओं के लिए प्रयोग होने वाले संस्कृत वाक्य सीख लेते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र से। तो चलते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षा में। नमो नमः संस्कृत प्रियेभ्यः सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः।
संस्कृत पाठशालायां स्वागतम करोमि अहम नारायण दत्त मिश्रः। आप सभी पिछले कई दिनों से हमारी संस्कृत पाठशाला की कक्षा में वाक्यों का संस्कृत अनुवाद सीख रहे हैं। तो आइए आज भी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी और दही हांडी की धूम है, तो आज इसकी शुभकामना से जुड़े कुछ वाक्यों को लेते हैं। किसी भी पर्व की शुभकामना देनी हो तो हम साधारण रूप से कहते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे जन्माष्टमी और दही हांडी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे जन्माष्टम्याः दधिघट पर्वणः च भूयस्याः शुभकामनाः। यहाँ जन्माष्टमी की के लिए हमने संस्कृत में कहा जन्माष्टम्याः। वैसे ही दही हांडी जो कि स्वयं में उत्सव है, तो दही हांडी की इसके लिए हमने कहा दधिघट पर्वणः। और ढेर सारी इसके लिए कहा भूयस्याः। वस्तुतः भूयसी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है अधिक या सारी। इसी का बहुवचन रूप है भूयस्यः अर्थात ढेर सारी। और शुभकामनाएं यह शब्द है बहुवचनांत, तो संस्कृत में इसे कहेंगे शुभकामनाः। यदि शुभकामनाएं की जगह शुभकामना ही कहना हो तो हम संस्कृत में शुभकामना ही कहेंगे, क्योंकि यह संस्कृत का ही शब्द है जिसे हिंदी में जस का तस प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यदि कहना हो कि जन्माष्टमी की अनेक या असंख्य शुभकामनाएं तो कहेंगे जन्माष्टम्याः अनेकाः अथवा असंख्याः शुभकामनाः। यहाँ शुभकामनाओं के साथ अनेक और असंख्य के लिए संस्कृत में बहुवचन परक शब्द होंगे अनेकाः और असंख्याः। ऐसे ही हमें जब कहना हो कि जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं तो हम कहेंगे जन्माष्टम्याः प्रभूता शुभकामना। कहने का अर्थ यह कि बहुत शुभकामना के लिए हम कहते हैं प्रभूता शुभकामना, और बहुत बहुत शुभकामनाएं के लिए कहेंगे प्रभूताः शुभकामनाः। कई बार हम अनेक अनेक शुभकामनाएं भी कहा करते हैं, तो हमें संस्कृत में अनेकाः अनेकाः शुभकामनाः कहने की आवश्यकता नहीं है। हम कहेंगे अनेकशः शुभकामनाः। अनेकशः अर्थात अनेक अनेक। देखिए, जब भी किसी शब्द को दो बार कहना हो तो हम श प्रत्यय का संस्कृत में शब्द के बाद प्रयोग किया करते हैं। जैसे लाख लाख के लिए हम संस्कृत में कहते हैं लक्षशः। ऐसे ही क्रम क्रम के लिए हम कहा करते हैं क्रमशः। ऐसे ही अनेक अनेक के लिए अनेकशः। अब पुनः लौटते हैं प्रत्यक्षतः शुभकामना से जुड़े शब्दों की ओर। शुभकामनाएं इस शब्द के लिए हम संस्कृत में शुभकामनाः, शुभकामाः, मंगल कामनाः, शुभेच्छाः यह कहते हैं। इसके अतिरिक्त शुभम, शिवम, कल्याणम, स्वस्ति आदि कई शब्दों का प्रयोग भी हम शुभकामना के अर्थ में ही कर सकते हैं। और हाँ, पुरुष को संकेत कर आपके लिए शुभकामनाएं इसके लिए कहेंगे भवते शुभकामनाः। अनेक पुरुषों को संकेत कर आप सभी के लिए शुभकामनाएं यदि यह कहना हो तो इसके लिए कहेंगे भवद्भ्यः शुभकामनाः। ऐसे ही महिला को संकेत कर आपके लिए शुभकामनाएं के लिए कहेंगे भवत्यै शुभकामनाः। और बहुत या अधिक महिलाएं हो तो भवतीभ्यः शुभकामनाः यह कहेंगे। साधारण रूप से सभी के लिए जन्माष्टमी की शुभकामनाएं यदि यह कहना हो तब कहेंगे सर्वेभ्यः जन्माष्टम्याः शुभकामनाः, शुभकामाः, मंगलकामनाः आदि आदि। तो आज शुभकामनाओं के इसी विशेष अभ्यास के साथ मुझे दीजिए अनुमति। आप यूं ही सीखते रहें संस्कृत और बनते जाएं संस्कृतानुरागी के साथ कुशल संस्कृत प्रयोक्ता भी। नमो नमः। शिक्षा व्यक्ति को न केवल ज्ञान प्रदान करती है बल्कि उसे समाज में एक सम्मानित स्थान दिलाने में भी सहायता करती है। एक शिक्षित व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकता है बल्कि समाज और देश की उन्नति में भी योगदान कर सकता है। समय और शिक्षा का सही उपयोग करके हम अपने जीवन में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।